नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। और तमाम विरोध के बावजूद टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में बावरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखी। लेकिन आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों का जमावड़ा लगा रहा। इसमें लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। अलौकिक गीता का पाठ भी किया गया। इस गीता पाठ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पद्म भूषण प्राप्त साध्वी रितंबरा सहित बंगाल बीजेपी के आला नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष के साथ साथ राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस सहित लाखों साधु संतों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, लेकिन इससे पहले ही सियासत हाई है। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद में कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ किया गया, जिसमें सनातनियों ने गाजेबाजी के साथ में पाठ किया। यानी कि पश्चिम बंगाल ने चुनावी समर का शंखनाद कर दिया है। बंगाल में बावरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद से बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन हमलावर है और सही वक्त इसका जवाब देने की बात कही जा रही है। देखिए, बाबरी मस्जिद बंगाल में कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब मस्जिद बनाए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर अपमान करने की, हिंदुओं को आघात करने की एक चेष्टा है। हिंदू समाज इसका सही उत्तर देगा। काशी का परम कर्तव्य है। अगर वो देश को अपना समझते हैं तो जिनकी मानसिकता तुर्की और सीरिया में है और मक्का मदीना में है, मैं उनकी बात नहीं करता। जो लोग भारत में हैं, भारत में रहते हैं, भारतीय मान्यताओं को पालते हैं, यानी जो हिंदू हैं, उन सबको इस बात के लिए इंश्योर करना होगा कि हम गुलामी के किसी भी प्रतीक को न रहने देंगे, न ही गुलामी की मानसिकता को रहने देंगे। भारत अब स्वाधीन हो गया है, सांस्कृतिक रूप से भी अब स्वाधीनता का समय आ गया है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले टीसीएम के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है। हुमायूं कबीर बंगाल में ओवैसी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ मिलकर हुमायूं कबीर लड़ेंगे। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। क्या आपने स्टोन लेइंग सेरेमनी हो गया है? कल ठीक से हुआ? बहुत लोग आया। लोग यहाँ मटेरियल्स दे रहा है, ईटा दे रहा है, स्टोन दे रहा है, सैंड दे रहा है। तो मैं देखना है, इतना इमोशनल मेरा प्यार करके यहाँ आया, इसीलिए वो भाई लोग को जो यहाँ इकट्ठा हुआ इनको साथ मिलने आया। और आपका मतलब बहुत लोग आपको एकदम पैसा भी दे रहे, कल भी आके दे, आप बोला कि एसबीआई का अकाउंट भी आपको बनाना पड़ रहा है, तो इसके आगे इस चीज को आप कैसे आगे लेके जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो एक्सप्रेशन था, मेरा जो इरादा था, वो इरादा पूरा होने वाला है और बाबरी मस्जिद है बनेगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा है कि पूरे मुल्क में फिर से नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। जो शख्स ये काम कर रहा है उसने 2019 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था। वो बीजेपी का आदमी है। मस्जिद बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम पर राजनीति करना सही नहीं है। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है। और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के
डिप्टी सीएम का बयान आ गया था हम उखाड़ के फेंक देंगे, तो क्या तमाशा देश में बना रहे हैं। आपस में मिलकर नूरा कुश्ती खेलेंगे और पूरा मुल्क जलने का काम करेगा। संसद में 8 और 9 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष बहस होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं चुनाव सुधारों पर भी 9 से 11 दिसंबर तक विस्तृत बहस होगी और लोकसभा में इस बहस पर चर्चा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे। वहीं राज्यसभा में 9 दिसंबर को ये चर्चा गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और संसद के शीतकालीन सत्र में ये बहस राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संसद सूत्रों के मुताबिक इस चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा में अंतिम वक्ता भाजपा की तरफ से होगा। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि सदन के नेता जेपी नड्डा भी बहस में शामिल होंगे। बहस पूरे दिन चलेगी और इसे एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी अलीगढ़ पहुंचे और कलेक्ट्रेट के सभागार में पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगे। जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी का स्वागत किया। अलीगढ़ मंडल के चारों जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के जनप्रतिनिधियों के साथ में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकारी योजनाओं की समीक्षा, एसआईआर की प्रगति, जिला पंचायत चुनाव के संबंध में चर्चा के साथ में अधिकारियों की कार्यशैली पर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। मतदाता सूची की सटीकता और साथ ही तैयारी पर गंभीर चिंता जताते हुए सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मेरठ में सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साझा अभियान में रोहिंग्या और साथ ही बाहर के प्रदेशों से आए लोगों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया। मेरठ में जो भी बाहरी आया है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के लोग झुग्गियों में भी जाकर पड़ताल कर रहे हैं। मेरठ में अब तक 1000 से ज्यादा परिवारों से पूछताछ हो चुकी है। इन लोगों में ज्यादातर बंगाल और असम से आए लोग शामिल हैं। जांच के दौरान इन लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी सबकी जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग कहीं किसी अवैध गतिविधि में शामिल तो नहीं है। ऐसे लोगों को जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। कितने परिवार हैं, परिवार में कौन लोग हैं, उन सब की आईडी चेक की जा रही है और जो भी इसमें जिस जनपद के निकल रहे हैं संबंधित जनपदों को उनका पत्राचार कर उनके यहाँ से सत्यापन करवाया जा रहा है। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि इनकी तरफ से कौन कौन लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और इसका एक डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार करवाया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति यदि मिलता है जिसके पास आईडी नहीं है या फर्जी आईडी उसने बनाया है, सत्यापन के बाद ये सामने आता है तो इस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि खुफिया एजेंसियों के साथ में कुल 29 टीमें हर क्षेत्र में घर घर तलाश कर रही हैं और साथ ही घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बरेली से, जहां पर एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि खुफिया एजेंसियों के साथ में कुल 29 टीमें हैं जो लोगों के घर घर जाकर तलाश कर रही हैं। सर, क्या कुछ जांच पड़ताल की जा रही है और क्या क्या तलाशा जा रहा है सर? ये हम लोगों ने जून में भी एक अभियान चलाया था जिसमें लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या अगर कोई जनपद में रह रहे हैं तो उनके विरुद्ध अभियान चलाया गया था। इस अभियान को अब दोबारा चलाया गया है और उसके साथ साथ क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बाहर के लोग जो आकर रुकते हैं वो कई बार अपराध भी कारित कर देते हैं, तो उनके लिए भी वेरिफिकेशन का एक सत्यापन का अभियान चल रहा है। ये सभी थाना क्षेत्रों में टीमें गठित करके साथ साथ में जो COLIU की अपनी टीम है उनके भी नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। पहले इस अभियान में महत्वपूर्ण रिजल्ट प्राप्त हुए थे। कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने तैयार किए गए थे, ऐसे लोग मुकदमा लिख के जेल भी भेजे गए थे। बहुत से लोग थे जिनको वेरीफाई किया गया था अलग अलग जगहों से। इस बार भी जो भी ऐसे नतीजे सामने आएंगे आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर, जिले में कितनी टीमें बनाई गई हैं और कितने थाना इलाकों में ये सब कुछ कार्य चल रहा है? टोटल 28 थाना क्षेत्र हैं जिनमें हमारी टीमें गठित की गई हैं
और उसके साथ साथ एक COLIU की टीम है। तो ये टोटल 29 टीम्स हैं जो इस वेरिफिकेशन अभियान में लगी हुई। जो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, घुसपैठिए मिलेंगे, तो उनके लिए कहाँ रखा जाएगा, क्या कुछ इसके आगे कार्रवाई? उसकी MHA की गाइडलाइंस है कि अगर कोई बांग्लादेशी इस तरह का मिलता है तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है कि बांग्लादेश का नागरिक है या नहीं है। उस वेरिफिकेशन के दौरान उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जहां कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सब तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, और उसके बाद उसको एक प्रोसीजर है जिसके तहत उसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। मुजफ्फरनगर में डीएम और एसएसपी सड़कों पर उतरकर मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए डोर टू डोर अपील करते हुए नजर आए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहे हैं। उसी के क्रम में मैं और हमारे एसएसपी साहब हम लोग घर घर जाकर के यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी अपना फॉर्म भर दें समय से, और जिससे किसी का जो अर्ह मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में आने से न छूटे। और साथ ही साथ जो किन्हीं कारणों से शिफ्टेड हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अर्थात ASD वोटर्स हैं, उनको भी मतदाता सूची से अलग करके। आगरा के फतेहपुर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश ने शेख चिश्ती की दरगाह पर चादर पोशी और साथ ही मन्नत का धागा बांधा। अखिलेश यादव के साथ में उनकी पत्नी और SP सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। जया बच्चन भी उनके साथ में थी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के जरिए वोट काटे जाने की चिंता हो रही है, बढ़ाने की नहीं। वोट जोड़ना है, और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि SIR के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूँगा एक एक नागरिक को जागरूक होकर के वोट बनवाना चाहिए। अगर वोट नहीं बनेगा तो हमारा संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए SIR जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने SIR को लेकर विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि SIR को लेकर विपक्षी दल भ्रांतियां फैला रहे हैं। विपक्ष की यूपी में जमीन खिसक चुकी है। यूपी के लोग 27 में भी 17 वाला इतिहास दोहराएंगे और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि SIR के तहत बिहार में 65 लाख घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं। जा रहे हैं, अभियान में शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध भी कर रहे हैं। SIR को लेकर के जो विपक्षी दल भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसक चुकी है। बिहार में SIR के बाद लगभग 65 लाख मतदाताओं को, घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर किया गया। निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए। RJD के जंगल राज को, लालू यादव के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग 27 में भी 17 वाला इतिहास दोहराएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की पुनः सरकार। सर, अंतिम सवाल है, कांग्रेस पार्टी SIR को लेकर 14 को एक बड़ा कार्यक्रम SIR के खिलाफ कर रही है। असल कांग्रेस पार्टी तो डिरेल्ड है। राहुल गांधी जी को ज्ञान नहीं है कि चुनाव में क्या करना है, कैसे वोट मांगना है, क्या बताना है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से संविधान का दुरुपयोग करने के लिए, संविधान का मैं कह सकता हूं संविधान को कैद करने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने ही संविधान को सस्पेंड करते हुए देश में आपातकाल लागू किया था, कांग्रेसियों ने ही। तो कांग्रेस तो जनता के बीच में जाने लायक ही नहीं है।
अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान गैर जिम्मेदाराना है। अखिलेश सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2047 तक उनके सपने पूरे नहीं होंगे। एसपी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। जनता उनके बयानों पर हंसती है। राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो अरगल प्रलाप करते हैं और श्री अखिलेश यादव जी के किसी बयान में कोई सच्चाई नहीं है और जनता उनके इस प्रकार के बयानों पर हंसती है। वह गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे जो 2047 तक तो पूरा होने वाला नहीं है। आगे भी उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल नहीं दिखाई देता। रामपुर के जिला जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है और रामपुर जिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम जिला जेल पहुंची, लेकिन आजम खान ने इलाज कराने से इनकार कर दिया। आजम खान के इनकार के बाद में टीम वापस लौट आई। आपको बता दें कि आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ में रामपुर जिला जेल में बंद है। तरफ से उनके जेल प्रशासन की तरफ से ये पत्र आया था कि उनके रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर एक ऑप्थेल्मिक सर्जन, एक जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन को उनके चेकअप के लिए दिखवाने का कष्ट करें। तो मेरी तरफ से इन सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनके पास भिजवाया गया था और मुझे ऐसा संज्ञान में आया, उन्होंने आके बताया कि वहाँ पर महोदय ने जो है वो अपने आप को दिखवाने के लिए मना किया। आजम खान साहब है ना, तो वो मना किया है। इस वजह से वो टीम गई और वो रूटीन वहाँ की प्रोसेस करके फिर वो वापस आ गई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने डॉक्टरों की टीम से अपना चेकअप कराने के लिए मना कर दिया है। मैं आपको दिखा दूं, मैं इस समय रामपुर जिला कारागार पे हूँ। ये रामपुर जिला कारागार है और इसी जिला कारागार में आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले में सज़ा मिलने के बाद अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ बंद रहेंगे। आजम खान के चेकअप के लिए जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल सीएमएस को लिखा था। सीएमएस ने अपने 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजी थी, जिसमें से एक जनरल फिजिशियन, एक सर्जन और एक आँखों का डॉक्टर था। तीनों ही डॉक्टरों की टीम जब रामपुर जिला कारागार पहुंची तो रामपुर जिला कारागार पहुंचने के बाद आजम खान ने अपना इलाज कराने से मना कर दिया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले आजम खान ने अपनी पत्नी और बेटे और बहन से भी मिलने से इनकार कर दिया था। फिलहाल आज डॉक्टरों की विशेषज्ञों की टीम एक बार बिना आजम खान का चेकअप किए वापस लौट गई है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 रामपुर। बागेश्वर दौरे के दौरान दूसरे दिन सीएम धामी कपकोट पहुंचे, जहां पर केदारेश्वर मैदान में सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां पर उन्होंने स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया है और महिला स्वयं सहायता समूहों और साथी उद्यमियों से संवाद कर लोकल प्रोडक्ट की जानकारी ली। इसके बाद में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। मैं आज यहाँ आने से पहले बागेश्वर जिले के विभिन्न हमारे सामाजिक संगठनों से, युवाओं से, वरिष्ठ नागरिकों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से, कल से मैं लगातार इस जनपद में सभी से मिलते हुए और विकास कार्यों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए आप सबके बीच में पहुंचा हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार बागेश्वर और कपकोट क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और आज आप सभी का, जिस प्रकार से मैं आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूं, आप सबका उत्साह देख रहा हूं और इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं गड़िया जी, जितने पंडाल में लोग आए हैं उससे कहीं अधिक लोग पंडाल के आसपास भी हैं, कुछ छतों में भी हैं। और ये उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है। ये सभी आप सभी का ये स्नेह और आशीर्वाद है जो मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने का, एक ऊर्जा प्रदान करने का काम आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज हम बागेश्वर जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, खेल, कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई
108 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास आज हमने किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बागेश्वर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर आज मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। वहीं सीएम धामी खेल स्टेडियम पहुंचे और वहां पर खिलाड़ियों के साथ में बैडमिंटन खेलने के साथ में उनसे बातचीत की है। इसके साथ ही सरयू नदी के तट पर पूजा कर नदी को जल चढ़ाया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर से। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। पहली तरफ खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बागेश्वर के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। वहीं सीएम धामी खेल स्टेडियम पहुंचे, वहां पर खिलाड़ियों के साथ में बैडमिंटन खेलने के साथ में उन्होंने बातचीत की और उसके साथ ही सरयू नदी के तट पर पूजा कर जल चढ़ाया। अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मॉर्निंग वॉक पर लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना, स्टेडियम पहुंचे, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और जहां पर बैडमिंटन उन्होंने खेला। इसके साथ ही सरयू नदी के तट पर पूजा कर नदी को जल चढ़ाया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।